नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में। मैं हूं सुधीर। साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल भारत के पर्यावरण से जुड़ा है, बल्कि हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता और हमारे जेब से भी सीधे तौर पर संबंध रखता है। आप अपनी स्क्रीन पर इस गाड़ी को देख रहे हैं। यह कोई सामान्य कार नहीं है। आप पूछेंगे कि इस गाड़ी में ऐसा क्या खास है। साथियों, जब हमारे देश के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी इस चमचमाती नीली गाड़ी टोयोटा मिराई से देश की संसद पहुंचे तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। हड़कंप इसलिए नहीं मचा कि गाड़ी बहुत सुंदर थी, बल्कि इसलिए क्योंकि इस गाड़ी के साइलेंसर से कोई जहरीला धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड या कालिख नहीं निकल रही थी। इसके साइलेंसर से निकल रहा था बिल्कुल शुद्ध और साफ पीने लायक पानी। अब आप पूछेंगे कि इस गाड़ी की जरूरत क्यों पड़ी। साथियों, थोड़ा बैकग्राउंड समझिए। भारत हर साल लगभग 22 लाख करोड़ का कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद विदेशों से इंपोर्ट करता है। हमारी गाढ़ी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों और अन्य तेल उत्पादक देशों की जेब में चला जाता है। और बदले में हमारे देश को क्या मिलता है? दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े महानगरों में घुटता हुआ दम, जहरीला स्मॉग और प्रदूषण। तो क्या पानी से बनने वाला यह ईंधन हाइड्रोजन भारत के इस 22 लाख करोड़ के आर्थिक चक्रव्यूह को तोड़ पाएगा? क्या भारत सचमुच ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने जा रहा है? आज के इस क्लास में हम हाइड्रोजन गाड़ी की पूरी साइंस, इसका अर्थशास्त्र, भारत सरकार की नीतियां और इसके पीछे के सबसे बड़े खतरों का पूरा पर्दाफाश करेंगे। चलिए विस्तार से समझते हैं। साथियों, सबसे पहले तो आपके मन में यह सवाल आना चाहिए कि यह गाड़ी काम कैसे करती है। क्या इसके अंदर इंजन में सीधे हाइड्रोजन गैस डालकर आग लगा दी जाती है? यही तो सबसे बड़ा कैच है। साथियों, हाइड्रोजन गाड़ियों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला FCEV अर्थात फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, और दूसरा H2ICE हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन। इन दोनों में अंतर क्या है, आसान भाषा में समझिए। FCEV असल में एक इलेक्ट्रिक गाड़ी ही है, लेकिन इसे बाहर से चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर एक मिनी केमिकल प्लांट लगा होता है जिसे हम PM फ्यूल सेल स्टैक अर्थात पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन्स कहते हैं। इस सेल के अंदर एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। गाड़ी के टैंक से मिलने वाली हाइड्रोजन गैस को इसके निगेटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड पर भेजा जाता है और बाहर से ऑक्सीजन को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड पर लाया जाता है। एनोड पर लगा एक प्लेटिनम कैटलिस्ट इस हाइड्रोजन अणु को प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में तोड़ देता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स अलग हुए हैं, ये सीधे कैथोड पर नहीं जा सकते, क्योंकि बीच में एक जादुई दीवार खड़ी है जिसे पॉलीमर मेम्ब्रेन्स कहते हैं। ये केवल पॉजिटिव प्रोटॉन्स को ही पार होने देती है। अब इलेक्ट्रॉन्स को मजबूरन एक बाहरी तार के रास्ते से घूम कर जाना पड़ता है और इसी इलेक्ट्रॉन्स के बहाव से बिजली बनती है जो गाड़ी के मोटर को दौड़ाती है। बाद में कैथोड पर ये प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन मिलकर पानी बना देते हैं, यानी साइलेंसर से सिर्फ शुद्ध पानी की भाप ही बाहर आती है और इसे कहते हैं जीरो टेल पाइप इमिशन। लेकिन H2ICE गाड़ियां अलग हैं। ये हमारे पुराने पेट्रोल डीजल इंजन की तरह ही होती हैं। इसमें हाइड्रोजन गैस को सीधे इंजन के सिलेंडर में डालकर स्पार्क प्लग से जलाया जाता है। क्योंकि हाइड्रोजन की फिलामेबिलिटी रेंज बहुत बड़ी होती है, इसलिए यह बहुत कम ईंधन में भी जल जाती है, जिसे लीन बर्न कहा जाता है। लॉजिक समझिए साथियों, क्योंकि H2ICE में दहन होता है और इंजन को लुब्रिकेट करने के लिए मोबिल ऑयल का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसके साइलेंसर से बहुत कम मात्रा में नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन के कण बाहर निकलते ही हैं। इसी वजह से FCEV को जीरो एमिशन माना जाता है, जबकि H2ICE को केवल लो कार्बन गाड़ी का दर्जा मिला है। अब आप पूछेंगे कि जब यह तकनीक इतनी शानदार है तो अभी तक हमारे घरों के बाहर हाइड्रोजन कारें क्यों नहीं खड़ी है? साथियों, इसके पीछे का अर्थशास्त्र और औद्योगिक रसायन विज्ञान समझना बहुत जरूरी है। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा है, लेकिन यह कभी अकेला नहीं मिलता है। यह हमेशा पानी या हाइड्रोकार्बन के साथ बंधा होता है। इसे अलग करने की प्रक्रिया के आधार पर इसे 3 रंगों में बांटा गया है। ग्रे हाइड्रोजन, आज दुनिया की 99% हाइड्रोजन इसी से बनती है। इसे प्राकृतिक गैस से स्टीम मेथेन रिफॉर्मिंग प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। साथियों, इसमें 1 किलो हाइड्रोजन बनाने में 10 किलो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ी जाती है।
यानी गाड़ी तो साफ चल रही है, लेकिन उसे बनाने वाली फैक्ट्री पर्यावरण का दम घोट रही है। दूसरा, ब्लू हाइड्रोजन। यह भी प्राकृतिक गैस से ही बनती है, लेकिन इसमें निकलने वाली CO2 को हवा में छोड़ने के बजाय कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज तकनीक से कैद कर लिया जाता है। लेकिन इस कार्बन कैप्चर की एफिशिएंसी भी केवल 60% से 65% ही होती है, बाकी कार्बन हवा में चली जाती है। तीसरा, ग्रीन हाइड्रोजन। यह है हमारा असली समाधान। इसमें शुद्ध पानी में बिजली दौड़ाई जाती है, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं, जिसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। यदि बिजली पूरी तरह से सोलर या विंड एनर्जी से आ रही है तो कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल शून्य होता है। आप पूछेंगे कि फिर हम ग्रीन हाइड्रोजन ही क्यों नहीं बनाते? साथियों, अब जरा गणित समझिए। भारत में आज जीवाश्म ईंधन से बनने वाली ग्रे हाइड्रोजन की कीमत सिर्फ 150 से 200 प्रति किलो है, जबकि पूरी तरह से साफ ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत आज सरकारी बोलियों में 397 से 560 रुपए प्रति किलो के बीच आंकी गई है। 1 किलो ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए लगभग 62 यूनिट बिजली और 10 लीटर पानी की जरूरत होती है। जब तक हम रिन्यूएबल एनर्जी को और सस्ता नहीं करेंगे, तब तक ग्रीन हाइड्रोजन का आर्थिक गणित नहीं सुधरेगा। चलिए साथियों, अब एक नजर डालते हैं उन वैश्विक ऑटोमोबाइल दिग्गजों पर जिन्होंने इस तकनीक को सचमुच सड़कों पर उतार दिया। पहला, टोयोटा मिराई, जापान। यह वही गाड़ी है जिसे हमारे देश के मंत्री चलाते हैं। यह एक प्रीमियम सिडान है। इसके चेसिस में कार्बन फाइबर के 3 टैंक फिट किए गए हैं, जो 700 बार यानी लगभग 10,000 PSI के अविश्वसनीय दबाव पर 5.6 किलोग्राम हाइड्रोजन गैस स्टोर कर सकते हैं। यह एक बार फुल होने पर 646 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज देती है। दूसरा, होंडा CR-V, अमेरिका और जापान ने बनाया है। होंडा ने इसमें एक गजब का हाइब्रिड दिमाग लगाया है। इसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल के साथ साथ 17.7 kWh की प्लग इन बैटरी भी दी गई है, यानी रोजमर्रा के लोकल काम के लिए आप इसे घर पर ही चार्ज करके 29 मील तक चला सकते हैं और लंबे सफर के लिए 3 मिनट में हाइड्रोजन भरवा सकते हैं। तीसरी, हुंडई नेक्सो। यह एक बेहतरीन SUV है जो 30 डिग्री सेल्सियस के भयंकर तापमान में भी आसानी से स्टार्ट हो जाती है। इसमें V2L फीचर भी है, जिसे आप जरूरत पड़ने पर अपनी गाड़ी की बिजली से अपने घर के उपकरण भी चला सकते हैं। अब आपके मन में एक बहुत ही तार्किक सवाल आना चाहिए कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिक कारें हैं तो हम हाइड्रोजन के पीछे क्यों भाग रहे हैं? साथियों, यहां काम करता है भौतिकी का एक नियम, जिसे वैज्ञानिक भाषा में वेट कंपाउंडिंग पेनल्टी कहते हैं। इसे आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए आपको एक 55 टन का भारी मालवाहक ट्रक दिल्ली से मुंबई भेजना है। यदि आप इस ट्रक को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बैटरी से चलने वाला बनाएंगे तो 1000 किलोमीटर की रेंज के लिए आपको कई टन वजनी लिथियम आयन बैटरी लगानी पड़ेगी। अब उस भारी बैटरी को उठाने के लिए आपको ट्रक का ढांचा मजबूत करना होगा, भारी ब्रेक्स लगाने होंगे और सस्पेंशन बढ़ाना होगा। नतीजा क्या होगा साथियों? ट्रक का अपना खुद का वजन ही इतना बढ़ जाएगा कि उसमें माल लोड करने के लिए क्षमता ही नहीं बचेगी। यहीं पर हाइड्रोजन बाजी मार लेता है। हाइड्रोजन की एनर्जी डेंसिटी बहुत अधिक होती है और इसका वजन बैटरी से 10 गुने कम होता है। इसलिए भारी ट्रकों और बसों के लिए हाइड्रोजन ही भविष्य का एकमात्र व्यवहारिक ईंधन है। यही कारण है कि भारत के परिवहन मंत्रालय ने 208 करोड़ की लागत से देश के 10 प्रमुख फ्रेट कॉरिडोर्स जैसे पुणे, मुंबई, जमशेदपुर, कलिंगानगर पर 37 हाइड्रोजन बसों और ट्रकों के बड़े ट्रायल शुरू कर दिए हैं। इस प्रोजेक्ट में टाटा मोटर्स ने अपना टाटा प्राइमा H55S उतारा है। यह भारत का पहला 55 टन का हाइड्रोजन ट्रक है, जिसमें कमिंस का 6700 सीसी का इंजन लगा है, जो 290 हार्स पावर और 1200 Nm का टार्क पैदा करता है। यह एक बार हाइड्रोजन भरने पर 350 से 500 किलोमीटर तक चलता है। इसी तरह वोल्वो आइशर ने भी अपना आइशर प्रो 3015 फ्यूल सेल ट्रक मैदान में उतारा है। साथियों, भारत सरकार केवल हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साल 2023 में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी गई, जिसका कुल वित्तीय परिव्यय 19,744 करोड़ है। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2030 तक भारत हर साल कम से कम 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करे। इसके लिए सरकार ने 2 मुख्य नीतियां लागू की हैं। साइट प्रोग्राम,
इसके तहत 17,490 करोड़ केवल इलेक्ट्रोलाइजर्स की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन पर इंसेंटिव देने के लिए रखे गए हैं। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी कम लागत वाली इलेक्ट्रोलाइजर फैक्ट्री का पायलट लॉन्च भी किया है, जिसका लक्ष्य ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत को बहुत ही नीचे लाना है। दूसरा, ग्रीन हाइड्रोजन हब्स। भारत सरकार ने गुजरात के कांडला, तमिलनाडु के और उड़ीसा के पोर्ट्स को ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया है, ताकि यहां से जहाजों में हाइड्रोजन भरा जा सके और इसे विदेशों में एक्सपोर्ट किया जा सके। आंध्र प्रदेश के पुदिमदाका में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी 21.6 बिलियन की लागत से एक विशाल ग्रीन हाइड्रोजन हब का निर्माण कर रही है। और सबसे गर्व की बात सुनिए साथियों, भारत आज रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। हमने ब्राजील को भी पीछे छोड़ दिया है। 31 मार्च 2026 तक भारत की गैर जीवाश्म बिजली क्षमता 283.46 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। हमारे पास ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में हरी और साफ बिजली उपलब्ध है। अब बहुत से लोग सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाते हैं कि कार में हाइड्रोजन रखना तो बम लेकर चलने जैसा है, ये कभी भी फट सकता है। साथियों, घबराइए मत, इसके पीछे की भौतिकी को समझिए। हाइड्रोजन आज के पेट्रोल और सीएनजी से भी ज्यादा सुरक्षित है। आप पूछेंगे कि कैसे? जी हाँ, हाइड्रोजन को जिन सिलेंडरों में भरा जाता है वे सामान्य लोहे के नहीं होते, वे अत्यधिक मजबूत कार्बन फाइबर और पॉलीमर से बने होते हैं। इन पर गोली मारकर और इन्हें आग के हवाले करके टेस्ट किया जाता है, तब जाकर इन्हें मंजूरी मिलती है। साथियों, हाइड्रोजन गैस हवा से 14.5 गुना हल्की होती है। यदि गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होती है और गैस लीक भी हो जाती है तो हाइड्रोजन पलक झपकते ही आसमान में ऊपर उड़कर गायब हो जाएगी। इसके विपरीत पेट्रोल सड़क पर फैलकर एक पूल बना लेता है और घंटों सुलगता रहता है, जो कि सबसे बड़ा खतरा है। हाँ, बंद पाइपों या बंद कमरों में हाइड्रोजन लीक होना खतरनाक है, क्योंकि यदि लिक्विड हाइड्रोजन किसी बंद पाइप में फंसकर गर्म हो जाए तो दबाव 172 एमपीए तक पहुंच सकता है। लेकिन खुली सड़कों पर आज के पेट्रोल से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। भारत में सुरक्षा की कमान सीधे पीएसओ के हाथों में है। तो साथियों, इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या है? क्या कल से ही भारत की सड़कों पर केवल हाइड्रोजन कारें दिखेंगी? साथियों, आने वाला भविष्य किसी एक तकनीक का नहीं है। शहर के छोटे मोटे कामों और कारों के लिए लिथियम आयन बैटरी ही सबसे किफायती और व्यवहारिक रहेगी। लेकिन लंबे सफर के लिए, भारी ट्रकों के लिए, जहाजों के लिए और बड़ी लोहे व खाद की फैक्ट्रियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए हाइड्रोजन ही हमारा एकमात्र सहारा होगा। आज भारत में केवल एक ही वर्किंग हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन है, जो आईओसीएल के फरीदाबाद रिसर्च सेंटर में स्थित है। लेकिन सरकार का रोड मैप है कि साल 2030 तक देश के हाईवे पर ऐसे 100 हाईटेक रिफ्यूलिंग स्टेशन स्थापित कर दिए जाएं। साथियों, आपको क्या लगता है, क्या भारत सरकार का ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन सफल हो पाएगा? क्या आप भविष्य में एक हाइड्रोजन कार खरीदना पसंद करेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। यदि आपको ये हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।